जय हिंद। स्वागत है आप सबका ओरिजिन आईएएस में। आज तारीख है 8 फरवरी। देखते हैं द हिंदू में आज हमारे लिए क्या क्या है। पहले नंबर तो ये वाली जो खबर है ग्लेशियर बस्ट वाली, इसको आपको इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं। ग्लेशियर बस्ट क्या होता है इसके बारे में जानकारी ले लें, और उसके साथ में एक और चीज़ समझे कि डैम से जो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, जो सिस्मिसिटी जनरेट होती है डैम्स की वजह से, रिजर्वायर्स की वजह से, उसकी थोड़ी सी जानकारी रखें, क्योंकि इस केस में एक डैम जो है वो डैमेज हो गया था। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें साथ में थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जानकारी रखनी है कि एसडीआरएफ क्या होता है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स क्या होती है, क्या एक्ट्स हैं, कब उनको अप्लाई किया गया था, कब से ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट का काम शुरू हुआ है। कुछ और कन्वेंशंस वगैरह भी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। आज अगर सही मायने में देखें तो एक आर्टिकल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, एंड इंडिया ईयू ट्रेड पैक्ट में स्टिल रिमेन एल्यूसिव। परेशानी ये आ रही है कि यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया बहुत पहले से ही ट्रेड डील साइन करने का प्रयास कर रहा है, पर चैलेंज जो इंडिया फेस कर रहा है वो ये है कि एक प्रॉपर डील साइन अभी तक नहीं हो पा रही, एक पैक्ट साइन नहीं हो पा रहा है। और अभी की स्थिति आप जानते हैं, जो ब्रिटेन है वो बाहर निकल गया ईयू से। ईयू की सारी कंट्रीज जो है इंडिविजुअल लेवल पे सबके पास वीटो के पावर है, वो भी एक बड़ा चैलेंज बन जाते हैं। साथ में सारी जो कंट्रीज हैं उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एक जैसी नहीं है, और अगर सारी कंट्रीज़ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस एक जैसी नहीं है तो उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने में फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर एक टर्म की बात करी जा रही है, यूरोस्केप्टिसिज्म। ये टर्म आपको याद रखना है, इससे सवाल पूछा जा सकता है। आप देखेंगे तो माइग्रेशन की समस्या को लेके या फिर और भी इस तरीके की समस्याओं को लेके अब जो स्टैंड है या अप्रोच है यूरोपियन लीडर्स का वो काफ़ी कंजर्वेटिव है। मतलब वो ये चाहते हैं कि उनका जो नेशन है वो पहले रहे, और इसी वजह से आप देखेंगे फ्रांस के लीडर की बात करें, जर्मनी की लीडर की बात करें, अन्य लीडर्स की भी बात करें, आप यूरोपियन यूनियन के जो पार्ट हैं, उन्होंने अगेंस्ट मुस्लिम्स या फिर अगेंस्ट माइग्रेंट ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जो काफ़ी ज़्यादा अनईजीनेस फैला सकती हैं उस पर्टिकुलर रीजन में। लेकिन ऐसा हुआ है। रिसेंटली जो स्वीडन में दंगे हुए थे उसका भी कारण इनमें से एक माना जाता है। तो आपको इस आर्टिकल को थरोली रीड करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ईयू रिलेशंस का साथ में जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है ईयू का वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये टेनिस से संबंधित है, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ में यहाँ पर बात करी जा रही है कुछ आरबीआई के अप्रोचेस की, बेंचमार्क, रेपो रेट और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके बारे में। ये भी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमें बस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, चीज़ों के फैक्ट्स एंड फिगर्स का। पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स में हमें प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इकोनॉमी में कैसा रिलेशन है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो तरीके हैं आरबीआई के, उनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। इसके बाद बात करें, एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो है इंटरनेट शटडाउन का। आपको पता होगा कि अब जम्मू कश्मीर में फाइनली इंटरनेट शटडाउन जो था लगभग साल भर से ज़्यादा, बल्कि 2019 अगस्त में बंद किया गया था, और अब जाके इंटरनेट को शुरू किया गया है। हमने देखा पेंडेमिक के दौरान कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सारा जो काम है उनका इंटरनेट के द्वारा ही हो रहा था। सही मायने में कहा जाता है कि जहाँ पर इंटरनेट शटडाउन किया इंडिया ने, वहाँ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस फेस करना पड़ा है। अगर वो इंटरनेट शटडाउन नहीं होता तो शायद इकोनॉमी बेटर स्टेट में होती, इस चीज़ की बात करी जाती है। साथ में कहा जा रहा है राइटर के हिसाब से कि जो इंटरनेट शटडाउन है वो एक्सट्रीम ऑप्शंस में आना चाहिए। मतलब अगर सारी कंडीशंस फेल हो जाए, सारे जो आपके तरीके हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के, वो सब खत्म हो जाए, उसके बाद आप यहाँ पर करेंगे इंटरनेट शटडाउन। साथ में इंटरनेट शटडाउन करने का भी एक प्रॉपर लेट डाउन प्रोटोकॉल होने चाहिए। भाई किस तरीके से इस चीज़ को करना है, क्या स्टेप वाइज मैनर होने चाहिए जिनमें इस चीज़ को करना है। मतलब इसको एक एक्सट्रीम स्टेप के हिसाब से देखना चाहिए, एक्सट्रीम स्टेप की नज़रों से देखने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये, अगर हम फंडामेंटल राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, वो तो अपनी जगह, साथ में फ्रीडम टू चूज लाइवलीहुड और डिग्निटी से ज़िंदगी जीने के लिए जो ज़रूरी है, वहाँ पर भी इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पुट्टा स्वामी केस के बाद आपने देखा होगा राइट टू प्राइवेसी के साथ में केरला की जो हाई कोर्ट है उनने एक रूलिंग दी थी जिसमें उन्होंने बोला कि इंटरनेट भी फंडामेंटल राइट में है। मतलब आपको इंटरनेट एक्सेस देना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया लाइफ के लिए। तो ये चीज़ आप विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपसे कुछ पूछा जाता है, और खासकर जो इंटरनेट शटडाउन जो इंडिया ने रिकॉर्ड बना दिया है पूरी दुनिया में, इतना लंबा इंटरनेट शटडाउन करने का, इसीलिए इससे संबंधित सवाल मेंस में आ सकते हैं।
तो ये जो टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुख्य 2 सवाल हैं, एक आज ईयू का आर्टिकल आप पढ़िए, दूसरा द कॉस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन। 2 आर्टिकल्स पे आपको ध्यान देना है आज के हिंदू के पेपर में। तो आज की चर्चा में इतना ही है, ये दोनों चीज़ें आज आपको करनी है। मिलते हैं आपसे कल 9 फरवरी को, देखते हैं कल क्या हलचल है द हिंदू में और हमारे काम की क्या चीज़ें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।